हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर सी टेट 2012 जो नवंबर में पूछे गए सभी सवालों का पूरा डिटेल होगा, फुल डिटेल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आपके आने वाले सी टेट के लिए ये बहुत उपयोगी होगा, इसलिए बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। गंभीर होकर सुनना है, गंभीर होकर देखना है और आप जहां तक संभव हो सके कोशिश कीजिएगा अपने आंसर को खुद से पहले लिखने का, फिर बाद में उसको मैचिंग कीजिएगा कि आप कितने नंबर लाते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आपका वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करना है। ऑप्शन 1, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। 2, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। 3, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। 4, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। देखिए, जो भी ईवीएस पेडागोजी का वीडियो देखे होंगे वो इसका आंसर सही सही लगा सकते हैं, और जो अब तक नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और ईवीएस पेडागोजी जो 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनाया गया है वो आपको आने वाले सीटेट में एकदम कारगर साबित होगा। तो देखिए, इसमें आप जैसा कि जान रहे हैं कि आप लोग सोचते होंगे कि इसका आंसर आनंददायी और रोचक बनाने में होगा, ये होगा, लेकिन जैसा पता है कि सीटेट हमेशा बेस्ड आंसर खोजता है, तो क्या करते हैं हम लोग कहानी कविता को इसलिए जोड़ते हैं कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न आपका है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। देखिए, ये सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है, समुदाय अधिगम या सहयोगी अधिगम, ये क्या होता है कि छोटे बड़े सीनियर जूनियर सभी मिलकर सीखते हैं। तो कहता है क्या, जो सीनियर हैं यानी पुराने हैं और अधिक दक्ष विद्यार्थी हैं वो छोटे कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। ऑप्शन 1, समूहों में द्वंद्व। 2, गहन प्रतियोगिता। 3, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास। आप अपना आंसर लगाइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। यानी सीनियर बच्चे इसलिए करते हैं कि उसको पता है कि मेरी उपलब्धि उच्च है और मेरी एक अपनी गरिमा भी होती है। अगला प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अपना आंसर लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 1, सामान्य से विशिष्ट की ओर। दूसरा, निरंतरता। तीसरा, अंतःसंबद्धता। 4, वैयक्तिक भिन्नताओं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वैयक्तिक भिन्नताओं। हम लोग जानते हैं कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में वो भिन्न हो जाते हैं। वो शारीरिक हो या मानसिक हो या बुद्धि के रूप में हो या नैतिक हो, सामाजिक हो, किसी न किसी रूप से वैयक्तिक भिन्नता हो जाता है। कोई बच्चा इसी वैयक्तिक भिन्नता के कारण क्या होता है कि वो रट कर याद कर लेता है, कोई समझ कर याद कर लेता है। तो ये वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन नंबर 1, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। 2, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। 3, मलेरिया, डेंगू, हैजा। 4, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। आप अपना आंसर लिखिएगा। बहुत इजी प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है आपका, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कथन ए, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कथन बी, नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। डी, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इसका सही आंसर लिखिएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी गलत है। सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं बल्कि 2 होते हैं। तो अब सोच लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी जिसमें है वो ऑप्शन गलत है। तो सीधे सीधे इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
यानी ए बी डी। थोड़ा ए बी डी को थोड़ा सा डिटेल करें। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग हो गया, फिर जाके करैत हो गया, दुबैया हो गया और हफाई। सी नंबर में है जहरीले, ये तो गलत हो गया। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है जो अभी आप लोग देखे भी। और सांप काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। 1 अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। दूसरा बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। 3 बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। बदबूदार पतला पीला द्रव। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पेट्रोलियम जो होता है ये ज़मीन के अंदर से निकलता है, जहाँ पर समुद्र के किनारे वगैरह होता है। समुद्र में जीव जंतुओं के सड़ने गलने से लाखों साल रहने के बाद वो पेट्रोलियम बनता है और इसका एकदम बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है और इसी को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ग्रीस या स्नेहक वगैरह निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेंटिंग से बार बार प्रश्न ये आ जाता है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मधुबनी ये बिहार का एक ज़िला है और वहाँ पर जो है एक प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाया जाता है, पेंटिंग्स बनाया जाता है दीवारों पर, फर्श पर या फिर ज़मीन पर जो है घर होता है उसके बाहर में देहरी वगैरह कहते हैं वहाँ पर बनाया जाता है। तो इसमें रंग का प्रयोग क्या करता है, ऑप्शन देख लेते हैं। सोने चांदी को घोल बनाए गए पेंट। 2 पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। 3 विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। 4 अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। देखिए वहाँ जो एकदम प्राकृतिक जैसे फल फूल पत्ती ये सब से रंग बनाया जाता है। इसके अलावे चावल पीसकर मोटा एकदम मोटा यानी उभार लाने के लिए चावल पीसा हुआ रंगीन घोल बनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा रहता है, तो 2, 3, 4 बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। ठीक है, डिसलेक्सिया को पिछले सीटेट में जो 2021 जनवरी में हुआ था उसमें लिख दिया था पठन वैफल्य हिंदी वालों के लिए। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन वैफल्य। यदि पठन वैफल्य दे दिया, पठन मतलब पढ़ना, वैफल्य मतलब विफल हो जाना, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी पढ़ने की समस्या से संबंधित है। इसके अलावा डिसकैलकुलिया है जो गणना में अक्षमता हो, गणना करने संबंधी समस्या हो। फिर एक है डिसग्राफिया जो लिखने से संबंधित हो। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। किस तरह से उपलब्ध कराना है आपको? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रकरणों में अंतःनिर्मित। 2 पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। 3 इकाई के अंत में। 4 पाठ के अंत में। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रकरणों में अंतःनिर्मित। यानी क्या, छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, फिर उसी से जुड़ा हुआ छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, फिर अगला टॉपिक होगा, एक ही चैप्टर का अलग अलग सारा मतलब अंश होगा टॉपिक का और उसी से जुड़े हुए सवाल और गतिविधि आधारित कुछ रहना चाहिए। तो ये बेस्ड आपका पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रकरणों में अंतःनिर्मित। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन 1 बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। 2 अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। 3 विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। 4 विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आपको देखने से लगता होगा कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए लगता होगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों की शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित ज्ञान तथा मूल्यों के विकास पर भावी जीवन के लिए तैयार करना है। यानी भविष्य में वो क्या करेगा इसके लिए उसे तैयार करना चाहिए और इसी उद्देश्य से नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। इस तरह आपका सही आंसर है 3 विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना है। देखिए ये जितने भी दिया गया है सब ये आकलन का एक तरीका है, लेकिन सबसे जान रहे कि सर्वश्रेष्ठ पूछा भी है सर्वश्रेष्ठ, और आपको पता है कि सीटेट हमेशा बेस्ट आंसर खोजता है। तो ऑप्शन देखते हैं, गृह कार्य, 2 योगात्मक कार्य, 3 पोर्टफोलियो, 4 आवधिक परीक्षाएं। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का शाब्दिक अर्थ होता है जानकारी संग्रह करना। जब हम बच्चों का तरह तरह का चीज़ का जानकारी संग्रह कर लेंगे तो उसका हम सबसे अच्छे तरीके से आकलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 1 अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, 2 शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, 3 प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, 4 शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्रियों से बच्चों में क्या होता है कि इंटरेस्ट जगता है, रुचि जगता है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए इच्छुक होने लगते हैं। तो और इसमें क्या होता है कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इंद्रियां हम लोग जानते हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रियां होता है, और पांचों से जितना वो एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, वो ज़्यादा उतना ही अच्छे तरीके से अधिगम में वृद्धि कर सकता है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां। देखिए डैश के अलावा यानी 3 ऐसे हैं जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है और एक उसमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, 3 व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, 4 समस्या समाधान। देखिए इसमें इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर 3 यानी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है आपका सहयोगात्मक अधिगम है, निर्देशित खोज है, समस्या समाधान है। व्याख्यान से क्या होता है कि इसमें हिस्ट्री वगैरह का जो है ना पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, डिटेल किया जाता है। तो ये इतिहास के लिए है, न कि पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधियाँ हैं। अगला प्रश्न है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। देखिए कैसे शब्दों में इस प्रश्नों को घुमाया है, ये प्रश्न आप क्या समझे पता नहीं, लेकिन ये प्रश्न क्या कह रहा है क्या कि एक को छोड़कर सभी वातावरणीय कारक हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यानी वातावरणीय कारक इसमें से कौन है? शिक्षा की गुणवत्ता है, पौष्टिकता की गुणवत्ता ये वातावरण का चीज़ है, संस्कृति भी वातावरण का चीज़ है, लेकिन शारीरिक गठन ये क्या है? वंशानुक्रम है, यानी आनुवांशिकता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक गठन। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं अधिगम प्रक्रिया के तहत, तो उसमें नई संकल्पना के साथ पुराने को जोड़ना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थी स्वायत्तता, 2 पुनर्वलन, 3 ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, 4 व्यक्तिक भिन्नताओं। यानी जब एक शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ता है तो क्या होता है? ज्ञान का एक सहसंबंध होता है और एक ट्रांसफर भी होता है, यानी स्थानांतरण होगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। अगला प्रश्न है आपका, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन 1 विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, 2 अभिभावकों को संतुष्ट करना। आपको जैसा पता चल गया होगा कि ये 1, 2 तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन 3 विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, 4 शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। यानी जब हम विज्ञान का प्रदर्शनी करेंगे तो बच्चे क्रिएटिव होंगे, बच्चे नए नए चीज़ों को सीख पाएंगे, नए नए चीज़ों का आविष्कार कर पाएंगे या पुराने चीज़ में कुछ नए चीज़ जोड़ पाएंगे। तो इस तरह सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है आपका, कांसा यानी ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा कांसा तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। 2, कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। 3, कांसा एक तत्व है। 4, कांसा तांबा तथा जिंक की मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कांसा तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन 1, अपसारी चिंतन। 2, मॉडलिंग। 3, अनुकरण। 4, अभिसारी चिंतन। देखिए इसका सही आंसर होगा अपसारी चिंतन। आपको हम बताएंगे कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन वो होता है जो किसी समस्या के समाधान के लिए दूसरों से अलग हटकर करे, अलग हटकर करता है, अलग हटकर सोचता है, चिंतन करता है, या अलग हटकर किसी उपाय को फॉलो करता है, तो उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन क्या होता है कि वही चीज़ सोचते हैं जो सबको ही सोचते हैं, उसी तरह से हम समस्या का समाधान करते हैं जिस तरह से सभी करते हैं, तो ऐसे चिंतन को कहते हैं अभिसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, अल बरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। 1, उज्बेकिस्तान। 2, ओमान। 3, अफगानिस्तान। 4, बांग्लादेश। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से लगभग भारत में 1030 ईस्वी में आया था और उसने एक किताब लिखा था, किताबुल हिंद, यानी भारत के दिन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये मैथ जो है ये ट्रेन से सवाल है और ट्रेन से सवाल हर एग्जाम में एक बार पूछ ही देता है। तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर का ट्रेन वाला सवाल होगा, ये हम एक स्पेशल बोर्ड पर बताते हुए वीडियो बहुत जल्द 1-2 दिन में बनाकर डाल देंगे। तो अब इस सवाल का क्या करें, अभी तो यहाँ संभव नहीं है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। 979 किलोमीटर होगा और 15 घंटा 15 मिनट समय लगेगा। तो बहुत जल्द ही जो 8-10 सवाल होगा, उस 8-10 सवाल का एक वीडियो बोर्ड पर हम आपको बनाकर डाल देंगे, उसको आप गौर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये आने वाला एससी टेट में ये एक सवाल तो डेफिनेट रहेगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है। ऑप्शन नंबर 1, समवयस्क शिक्षा। 2, प्रतिपूरक अधिगम। 3, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। 4, समावेशी शिक्षा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि अक्षम बालक हो या सक्षम बालक हो, सभी बच्चों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना है, एक साथ मिलाकर। अगला प्रश्न है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। देखिए ये प्रश्न आपको एक बार प्रीवियस ईयर वाला हम करवाएं, उसमें इसे ये रिपीट, शायद ईयर भूल रहे हैं, तो उसमें से एकदम हूबहू रिपीट किया गया उठाकर। तो कथन है, ए, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं, ये कथन सही है। बी, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच में घर्षण के कारण चल पाते हैं। सी, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। देखिए आपको गलत पकड़ा गया है कि कोई वस्तु हम ऊपर फेंकेंगे तो घर्षण के वजह से आता है, ये गलत है। डी, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। कोई वस्तु को रोकना है यानी वाहन को रोकना है तो घर्षण बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी गलत है, कथन सी गलत है, जिसमें सी नहीं है वही वाला आंसर होगा। तो आप अपना लॉजिक लगाकर इसका आंसर मार सकते हैं। आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, बी, सी व
डी। अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में डैश घंटे का समय लगता है। देखिए, इसका आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इसका सही आंसर होगा 6 घंटा 250। यानी एक साधारण स्वेटर, यानी जो पश्मीना शॉल होता है, एक साधारण स्वेटर से 6 गुना ज़्यादा उसमें गर्मी होता है और एक शॉल को बनाने में लगभग 250 से 500 घंटे के बीच लगता है। बहुत महीन बारीक इसका ऊन होता है, जिसके वजह से बहुत बारीकी से इसको बुनना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 6 और 250। अगला प्रश्न है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन करती है? ऑप्शन 1 प्रतियोगिता आधारित सीखना, 2 सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, 3 मनोरंजन द्वारा सीखना, 4 भाषा निर्देशित सीखना। देखिए, समूह चर्चा, समूह परियोजना, ये क्या होता है? एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। अगला प्रश्न है, नेफेंथिस, जिसको हम लोग घटपर्णी भी कहते हैं, एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन 1 असम, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश में, चौथा मेघालय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेघालय में। देखिए, ये कीड़ा मकोड़ा इसलिए खाता है ताकि ये नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके, और ये पौधे वैसे जगह पर उगता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रेट या नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती। यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़े मकोड़े या छोटे जीवों को खाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों से एक विशेष गंध निकलता है, जिसके वजह से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं और उनकी पत्तियों में फंस जाते हैं। अगला प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ऑप्शन 1 ग्रीस, 2 पेट्रोल, 3 कोयला, 4 पैराफिन मोम। देखिए, इसको 2 अर्थों में हम अलग कर सकते हैं और दोनों अर्थों में इसका आंसर अलग अलग हो जाएगा। थोड़ा सा यदि रीजनिंग की बात करें, देखिए ग्रीस, पेट्रोल और पैराफिन मोम, ये तीनों पेट्रोलियम उत्पाद है, यानी ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 कोयला, जो तीनों से भिन्न है। लेकिन दूसरे अर्थों में सोचे तो ग्रीस हो गया, कोयला हो गया, पैराफिन मोम हो गया, ये ठोस फ्यूल है, यानी ठोस एक ईंधन है, और जबकि पेट्रोल तरल है। तो अब इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, यानी कोयला। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। ऑप्शन 1 जुलाई से सितंबर, 2 अक्टूबर से दिसंबर, 3 जनवरी से मार्च, 4 अप्रैल से जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा। ऑप्शन 1 किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, 2 सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, 3 उर्वर यानी उपजाऊ बन जाती है, 4 बंजर हो जाती है। यानी बार बार एक ही फसल उगाने से और रसायनों का प्रयोग करने से मिट्टी बंजर हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। कथन ए, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। कथन बी, निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं। कथन सी, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें। डी, लकड़ी के फर्श। देखिए, सबसे पहली बात, जो लेह लद्दाख में बनाया जाता है वहाँ पर मिट्टी तो प्रयोग होता ही नहीं है, इसलिए कथन सी गलत है। और अब जिसमें देख सकते हैं कि सी किस में है, 1 में भी सी है, 3 में भी सी है, 4 में भी सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी डी। ए में है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। वहाँ पर लकड़ी का छत ढालू बनाया जाता है, इसलिए ताकि जब बर्फबारी हो तो बर्फ़ जो है ढक के नीचे गिर जाए।
बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है ताकि अपने सामान और जानवरों को रख सके। डी में है लकड़ी के फर्श, यानी नीचे लकड़ी का फर्श लगाया जाता है ताकि ठंड न लगे। अगला प्रश्न है आपका, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन 1, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में। 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में। 3, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। 4, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। देखिए ये तरुण भारत संघ जो है इसके एक तरह से कहें कि राजेंद्र कुमार जो है वो जल पुरुष कहलाता है, उससे संबंधित है और वो हमेशा जल संरक्षण के लिए जो पुरानी झीलें वगैरह हो उसको निर्मित करने में। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं आने वाले सी-टेट में ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद,